पिछले वीडियो में हम जो फ्रांस का जो टॉपिक है वो पढ़े थे कि डिड वोमेन हैव रिवोल्यूशन, है ना। और उसका यूट्यूब वीडियो भी एक भेजे थे हम, आपने देखा और सारा समझ लिया। आज उससे कुछ क्वेश्चन भी देंगे। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक दो है, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी एंड द रिवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक है। इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस टॉपिक में हम जानते हैं कि स्लेवरी क्या होता है ना। एवोल्यूशन मतलब होता है समाप्त करना, और स्लेवरी दास प्रथा। क्या होता था दास प्रथा कि पहले सामंतवादी समाज होता था, बड़े बड़े किसान होते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, और उसको अपने खेतों में काम कराने के लिए फ्री का मजदूर चाहिए था। तो वो जो फ्री का मजदूर वो कहीं से लाते थे, खरीद करके या किसी तरह से वो मैनेज करके लाते थे अपने खेतों में काम करवाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को स्लेव कहा जाता था। और ये यूरोप में इसका बहुत बड़ा व्यापार चल रहा था। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से फ्रांस में स्लेवरी कैसे शुरू हुआ और ये कैसे खत्म हुआ और किसने किया, है ना। तो आपको याद है ना, जैकोबिन पढ़ाए थे, जैकोबिन क्लब, जिसका नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने सबसे पहले फ्रांस में स्लेवरी का अंत किया, है ना। फ्रांस में सबसे पहले किसने किया? जैकोबिन रीजन में सबसे पहले फ्रांस में जो है एवोल्यूशन किया गया स्लेवरी का। ये आप समझ गए। अब ये स्लेव्स क्या करते थे और कहां से लाए जाते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि क्या जानना है। कि सप्लाईज ऑफ कमोडिटी, जैसे कि अंग्रेज ने भारत को गुलाम बनाया था, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों को गुलाम बनाया था, तो उस तरह से यूरोप के और भी देश जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, पुर्तगाल था, तो ये सब क्या करता था कि ये इन देशों ने भी अलग अलग जगह पे अपनी कॉलोनी बना के रखी हुई थी। और यूरोप का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, तो जहां वहां पे ऐसे बहुत सारी चीजों की खेती नहीं हो पाती थी, जैसे टोबैको है ना, इंडिगो, शुगर, कॉफी, टी, रबर, ये सब का खेती गर्म प्रदेश में होता है और इसका खेती यूरोप में नहीं होता था। तो इसी के लिए इन लोगों ने इन चीजों का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने के कारण ये लोग इक्वेटोरियल रीजन में, जैसे कि मान लीजिए कि ये वर्ल्ड है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, तो इसके आसपास के जो देश थे, यहाँ का क्लाइमेट काफी सुटेबल होता है ऐसे चीजों की खेती के लिए, है ना। यहाँ पे जो देश है, जायरे वगैरह, त्रिनिदाद, गुयाना, ये सब जो देश है, यहाँ पे अफ्रीका का कुछ पार्ट है इधर, तो यहाँ पे इन सब चीजों की खेती, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, टी की खेती, प्लांटेशन बहुत ज्यादा था। तो इन प्लांटेशन में जो वर्क करने वाले लेबर होते थे वो यूरोप में नहीं मिलते थे, वो वहां पे नहीं काम कर पाते ऐसे विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन में, क्योंकि यूरोप में ठंडा होता है और यहाँ गर्मी होता है, लोग यहाँ के लेबर यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। तो इसके लिए उन्होंने, यूरोपियन देशों के लोगों ने अफ्रीका से जो निग्रो मूल के लोग होते थे उसको यहां से ले आते थे। यहाँ नैंटिस और बोडॉक्स एक जगह है यूरोप में, वहां लाते थे। यहाँ से शिप में भर के जो ब्लैक लोग थे, जो अनसिविलाइज, जो सब, जिसको कि पढ़ना लिखना कुछ नहीं था, एकदम आदि मानव के तरह थे, तो इसका फायदा उठाकर यूरोप के लोग यहाँ से इनको ले जाते थे। कहाँ? नैंटिस, बोडॉक्स। और यहाँ उनका बहुत बड़ा मंडी था स्लेव का, जहाँ पर उनकी बोली लगती थी और वो बेचे जाते थे। और फिर यहाँ से जो खरीद के लोग, यूरोप के लोग ही खरीदते थे इसको,
बड़े बड़े व्यापारी लोग जो थे उसको खरीदते थे स्लेव को, और उसको यहाँ अमेरिका वगैरह जहाँ पे उनको कैरिबियन आइलैंड में ये सब जो जहाँ पे खेती होता था वहाँ ले जाते थे और वहाँ काम करवाते थे। ठीक है, ये इस तरह से ट्रायंगुलर व्यापार है ना, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड उस समय चल रहा था। तो इसको जैसे फ्रांस में जब क्रांति हुई तो नेशनल असेंबली था उस समय। नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट के लोग ज्यादा थे, थर्ड स्टेट के लोग का महत्व ज्यादा था, इनका बोलबाला था। तो थर्ड स्टेट के लोग में गरीब लोग, किसान लोग जो थे, उनको लगा कि ये जो दास लोग हैं जिनका कि ट्रेड होता है बहुत अमानवीय है, इनजस्टिस वाला काम है, इसको बंद कर देना चाहिए। तो इसने सिर्फ डिबेट ही किया था इस पर, बंद करने के विषय में। ठीक है, बंद करने के विषय में डिबेट किया कि इसको बंद किया जाना चाहिए, स्लेव का जो व्यापार है। और उसके बाद फिर आपने देखा था कि जैकोबिन का शासन काल आया था, कन्वेंशन का टाइम, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का, तो उसने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, कि दास प्रथा का अंत कर दिया। लेकिन फिर आपको पता है कि नेपोलियन बना था, डायरेक्टरी शासन जब अंत हो गया तो नेपोलियन 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, और फ्रांस की गद्दी पर बैठने के साथ ही उसने, उसका एक नीति था कि ट्रेड जो है वो फ्लरिश हो। नेपोलियन का पॉलिसी था कि ट्रेड व्यापार बड़े पैमाने पर हो फ्रांस का। तो इसके लिए उसको क्या करना था, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उसको सपोर्ट करना था। सपोर्ट कैसे करता, तो उसको जो प्लांटेशन उसका जो था उसमें काम करने के लिए जो स्लेव चाहिए था वो चाहिए, तब ना वो प्रोडक्शन होता। तो नेपोलियन ने फिर से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया फ्रांस में, स्लेव सिस्टम को, और फिर से ये पहले जैसा व्यापार चलने लगा। और फाइनली जो फ्रांस से दास प्रथा का जो अंत हुआ वो 1848 में हुआ। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए, अब्राहम लिंकन सबका बहुत बड़ा भूमिका रहा इसको खत्म करने में। ठीक है, तो ये इतना सा ही इसमें टॉपिक में था, इतना समझ गए होंगे आप कि किस तरह से ट्रायंगुलर व्यापार चलता था, क्या क्या करने के लिए स्लेव लाए जाते थे, कहाँ ले जाया जाता था, किस तरह से, और कब और कैसे बंद हुआ, कब फिर शुरू हुआ, और फिर कब फाइनली बंद हुआ। ठीक है, तो ये टॉपिक है। अब जो दूसरा टॉपिक है आपका द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, आप इसको देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, इसमें बताए कि 1789 में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद लोगों के जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए और किस तरह से लोगों ने उसको स्वीकार किया। अब रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे ऐसे लॉ बने, है ना, that would translate the ideas of liberty and equality। जो बहुत सारे जो लॉ बने जिसमें कि लोग व्यक्तिगत आजादी और समानता पर विशेष बल देने लगे। अब लोग इस लिबर्टी और इक्वलिटी की बात ज्यादा सोचते थे, पहले ऐसा नहीं था। राजा तो सारे ये अधिकार, ऐसा कोई शब्द ही नहीं था वहां फ्रांस में, लिबर्टी और इक्वलिटी का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद लोगों ने इस पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया, और जो जितने भी लॉज बने वो इस बात से जुड़ा होता था, लिबर्टी और इक्वलिटी का विशेष उसमें ध्यान रखा जाता था। उसके बाद एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप समझते हैं आप, सुनते होंगे कि कोई पिक्चर है, मूवी है, उसको सेंसर ने पास कर दिया, किसी ने सेंसर ने नहीं पास किया, ऐसा सुनने में आया होगा। उसी तरह का ये सेंसरशिप है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि प्रीव्यू करना, यानी कि कोई चीज अगर पब्लिक में जा रहा है तो उसको पहले चेक करना कि वो पब्लिक के लायक है या नहीं है। तो पहले जब राजाओं का शासन होता था ओल्ड रिजिम में, यानी कि 1789 के पहले ओल्ड रिजिम में सेंसरशिप राजा के द्वारा लगाया जाता था हर चीज पर, यानी कि कोई भी चीज अगर पब्लिक में जा रहा है, तो जैसे पेपर है, न्यूज है, बुक है, मैगजीन है, कुछ भी है, तो राजा का जो एक डिपार्टमेंट था वो उसको चेक करते थे कि इसमें राजा के खिलाफ या ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है। अगर वो लिखा होता था तो उसको पब्लिश नहीं करने दिया जाता। लेकिन न्यू जो रिजिम यानी कि 1789 के बाद मानव और पुरुष और जो नागरिक थे वहां के
अधिकारों का वो डिक्लेरेशन हुआ, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, सेंसरशिप को हटाया गया और अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरी छूट दी गई, बोलने की आज़ादी दी गई। और इस तरह से काफ़ी परिवर्तन हुआ, पहले कुछ था उसके बाद कुछ हुआ। उसके बाद फ्रांस में या यूरोप में कहें तो प्रिंट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे पूरा एक चैप्टर ही इसके बारे में, प्रिंट कल्चर। तो यूज़ ऑफ प्रिंट मतलब कि जो भी चीज़ होता था, कोई भी सूचना होती थी तो वो प्रिंट के माध्यम से पब्लिक तक पहुंच जाता था। बहुत सारे नाटक लिखे गए, सॉन्ग्स बनाए गए और फेस्टिव प्रोसेसन के द्वारा, यानी कि जो त्यौहार वगैरह होते हैं उसमें जो जुलूस वगैरह निकलता है वो सब करने की आज़ादी मिल गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्म होने लगे, सूचनाओं का ज़्यादा आदान प्रदान होने लगा। एक नया कल्चर अडॉप्ट हो गया था पूरे यूरोप में और इस तरह से जो रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ है वो पूरा सक्सेस रहा और बहुत सारे जो बदलाव आए वो इसी रिवॉल्यूशन के बाद आए। ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट टॉपिक है एक, जिसमें हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेपोलियन के बारे में और कैलकुलेशन है। तो एक वीडियो और होगा इसमें और तब आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जितना भी ये 3 सेक्शन पढ़ना था, सेक्शन में भी 2 हो गया, एक और बचा हुआ है। तो वो सारा चीज़ ये चैप्टर खत्म हो गया, आपने बहुत सारे टॉपिक को समझ भी लिया होगा। और बुक की सहायता से, अगर बुक में उसको पढ़ना भी है इस लेसन को एक बार फिर से, और जहाँ दिक्कत हो उसमें पूछना भी है। ठीक है स्टूडेंट।